हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 13 को फेडरल सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अपने इस लेक्चर से हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि हमारा 14th चैप्टर है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे और बेसिकली जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसमें 3 टाइप्स के रिलेशंस को हम स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर में, जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और थर्ड टाइप के जो रिलेशन हैं वो हैं फाइनेंशियल रिलेशंस। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम आज लेजिस्लेटिव रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जो पहला है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम इसको स्टार्ट करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें क्या है, वो बताता है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसकी जो भी टेरिटोरियल लिमिट्स हैं वो किनको दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। उनको जो भी लेजिस्लेटिव पावर दी गई हैं उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स के रिगार्डिंग वो सब क्या हैं यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। स्टूडेंट, अगर हम टेरिटोरियल पावर की बात करें, टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें, अगर हम सबसे पहले जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हमारी कंट्री की, जो कि इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में कहीं पर भी किसी से भी रिलेटेड लॉज को बना सकती है। पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो जो हमारी इंडिया की जो होल टेरिटरी है या फिर इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट से रिलेटेड किसी भी लॉ को बना सकती है। ये राइट किसके पास है? ये राइट है हमारी पार्लियामेंट के पास। स्टूडेंट, जो इंडिया की टेरिटरी है, जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड को यूज़ करते हैं, इस फ्रेज को यूज़ करते हैं, तो इसका मीन्स है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीन्स है कि जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, जितने भी इंडिया के यूनियन टेरिटरीज़ हैं और ऐसे जो भी एरिया हैं जो कि क्या थे, जिनको बाद में इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड किया गया। पहले से वो इंडिया के पार्ट नहीं थे लेकिन उनको बाद में क्या है, उनको इंक्लूड किया गया, तो वो सभी कहलाएंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया। या स्टूडेंट, अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में अगर किसी भी टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है तो वो भी उस दिन के बाद से इंडियन टेरिटरी कहलाएगी। तो स्टूडेंट, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीन्स है कि जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, जितने भी इंडिया की यूनियन टेरिटरीज़ हैं या फिर कोई भी ऐसी एरिया जो कि पहले इंडिया का पार्ट नहीं था लेकिन बाद में उसको इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया गया, तो वो भी उस दिन से टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट कहलाएगा। स्टूडेंट, इसमें हमने जब मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट की, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन। स्टूडेंट, जब हम टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट की अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट चाहे तो हमारी इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड किसी भी लॉ को बना सकती है। इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट से या फिर पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए किसी भी लॉ का फॉर्मेशन करने का राइट पार्लियामेंट को दिया गया है। स्टूडेंट, ये कहलाती है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन। और स्टूडेंट, अगर अब हम बात करें टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन की, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो स्टेट के किसी भी पार्ट के लिए या फिर अपने पूरे स्टेट में किसी भी प्रकार के लॉ को बनाने के लिए पावरफुल होती हैं, इन्फोर्स होती हैं, एम्पावर्ड होती हैं। स्टूडेंट, ये हम बात कर रहे हैं जो हमारी स्टेट लेजिस्लेशन है उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट की। जब हम स्टेट लेजिस्लेशन की टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके लिए कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है कि वो पूरे स्टेट से रिलेटेड किसी भी लॉ को बना सकती हैं या फिर स्टेट के किसी एक पार्ट में किसी भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकती हैं।
और स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ क्या होगा, वहाँ पर उस राज्य में पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा, लेकिन उस राज्य से बाहर क्या होगा, आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। क्या होगा, उस राज्य से बाहर उस स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि एक्सेप्ट व्हेन देयर इज़ ए सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का जो बनाया गया कोई भी लॉ है, कोई भी प्रोविज़न है, वो क्या है, वहीं तक बना रहेगा, उस स्टेट की टेरिटरी तक ही वो फॉलो होगा, और उसके बाहर उस जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट इसमें कहा एक कंडीशन ऐसी दी गई है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ भी क्या होगा, फॉलो होगा, उसको भी एप्लीकेबल बनाया जा सकता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि स्टेट या ऑब्जेक्ट के बीच में जो कि कोई ऐसी कंडीशन है जो कि कभी उस स्टेट का पार्ट रहा हो, या फिर अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं किसी भी एक्ट के, किसी भी प्रोविज़न के, कोई भी अगर एक्ट है तो वो अगर उस टाइम पर होता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की बाउंड्री के अंदर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर की जो टेरिटरी है उसके अंदर परफॉर्म होता है, और उसके बाद वो किसी अदर स्टेट में चला जाता है, तो सिर्फ तब उसी स्टेट में, तब उसी कंडीशन में ये जो लॉ हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो उस पर्सन पर ही, उस ऑब्जेक्ट पर ही और उस स्पेसिफिक एक्ट के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वो जो जुरिस्डिक्शन एरिया है उसके अंदर ही वो फंक्शन हुआ है, वो एक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। अगर जुरिस्डिक्शन एरिया में है, टेरिटरी के अंदर है, तो ये सिचुएशन उस स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर ही कवर होगी, और उसके ऊपर वहाँ का जो लॉ होगा उस स्टेट लेजिस्लेचर का वो एप्लीकेबल होगा। स्टूडेंट, ये हमने समझा कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है सेंट्रल लेजिस्लेशन का या फिर स्टेट लेजिस्लेशन का। सेंट्रल लेजिस्लेशन में हमने पार्लियामेंट की पावर को समझा कि पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड किसी भी लॉ को बना सकती है, और हमने स्टेट लेजिस्लेचर की टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में पढ़ा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी प्रकार का लॉ बना सकती है, या फिर स्टेट के किसी भी पार्ट से रिलेटेड लॉ को बना सकती है, या चाहे तो पूरे स्टेट से रिलेटेड किसी भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है, और वो लॉ, वो एक्ट, वो प्रोविज़न जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं वो उस स्टेट में कम्प्लीटली एप्लीकेबल होंगे। ये हमने इसमें पढ़ा। स्टूडेंट, इसके बाद ही एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि जो पार्लियामेंट के लिए जिसको पावरफुल किया जाता है, पार्लियामेंट के लिए इसको एम्पावर किया जाता है, ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। स्टूडेंट, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है इसके लिए जो पावर है वो केवल पार्लियामेंट के पास है, और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी लॉ का फॉर्मेशन करना है, किसी भी रूल्स या रेगुलेशंस को बनाना है, तो उसको पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा सकता है। और ये जो लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे ये क्या हैं, ऐसे लॉज होंगे जो कि सभी इंडियन सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होंगे, चाहे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, लेकिन अगर वो इंडियन सिटीज़न हैं तो ऐसे इंडियन सिटीज़न पर क्या होगा, हमारे पार्लियामेंट के ये जो लॉज हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन वो एप्लीकेबल होंगे। स्टूडेंट, बेसिकली जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है इसका मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए
कोई पर्सन है वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और क्या है यहाँ से कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करता है, जैसे नीरव मोदी है, ये सब लोग क्या है यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं और फिर फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ से क्या है ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, तो यहाँ जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से कह सकती है कि ये जो हमारे देश से जो ये पर्सन है ये कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करके आया है और इसके लिए क्या किए जाएं, इसको हम यहाँ भेजा जाए या फिर उसके लिए कोई प्रोविज़न बनाए जाएं। तो स्टूडेंट, अगर ये क्या है, ये हमारी पार्लियामेंट को पावर है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो अदर कंट्री से भी इस रिगार्डिंग रिक्वेस्ट कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट, साथ ही हमारी पार्लियामेंट को इस चीज़ के लिए पावर दी गई है कि कोई भी ऐसा इंडियन सिटीज़न जो कि जिसकी प्रॉपर्टी वर्ल्ड के अदर किसी भी कंट्री में है, तो उस पर भी ये सारे लॉज पार्लियामेंट के जो भी बनाए जाएंगे वो उन सभी इंडियन सिटीजन्स पर भी एप्लीकेबल होंगे जिनकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी इंडियन सिटीजन्स पर ये एप्लीकेबल होंगे। इसीलिए कहा गया है इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। क्योंकि स्टूडेंट, मान लीजिए जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे नीरव मोदी है, अगर वो क्या है यहाँ से भागकर मान लीजिए वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चला जाता है, तो हम उस कंट्री के पास रिक्वेस्ट कर सकती है हमारी पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए प्रोविज़न बना सकती है या वहाँ से कह सकती है अपने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के थ्रू कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाला पर्सन है इसको वहाँ यहाँ भेजिए, या फिर जो भी है ये सब प्रोविज़न किए जा सकते हैं। और पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है जिसकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर अगर किसी भी कंट्री में है, तो उसके लिए भी वही लॉ एप्लीकेबल होंगे जो कि इंडियन पार्लियामेंट बनाएगी। बेसिकली कहने का मीन्स ये है। और स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या है हमारे पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगाया है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा पार्लियामेंट के, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड पूरी इंडियन टेरिटरी में किसी भी लॉ को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होती है, या फिर इंडियन टेरिटरी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में किसी भी लॉ को बनाने के लिए क्या होती है, हमारी पार्लियामेंट एम्पावर्ड होती है। लेकिन स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी पार्लियामेंट है इसके लिए कुछ प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, जो इसके प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट के ऊपर ऐसे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि जहां पर पार्लियामेंट के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वही कहलाते हैं हमारे ऐसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, प्लीनरी जुरिस्डिक्शन, जो कि पार्लियामेंट की पावर से बाहर हैं, जिसके लिए पार्लियामेंट को जुरिस्डिक्शन करने से रेस्ट्रिक्ट किया गया है, या फिर पार्लियामेंट की जो लॉ बनाने की पावर है वो उन एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं होती है। स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं जो सबसे पहला एरिया है जहाँ पर कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा बनाए गए लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें दिया गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जो हमारी जो 5 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अब जो कि क्या हैं इस टाइम पे जो बेसिकली 4 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दादरा एंड नागर हवेली है, एंड दमन एंड दीव है, और लद्दाख है। बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि ये जो 5
यूनियन टेरिटरी हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो दादरा एंड नागर हवेली है और जो दमन एंड दीव है वो क्या है, अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। इसीलिए यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी का नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। स्टूडेंट, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख, इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ से रिलेटेड अगर किसी भी रेगुलेशन को बनाया जाना है तो उस पर प्रेसिडेंट के बनाए गए रूल्स ही एप्लीकेबल होते हैं। अगर प्रेसिडेंट किसी भी रेगुलेशन को जो ये 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि इनकी पीस के लिए, इनकी प्रोग्रेस के लिए और इनके गुड गवर्नेंस के लिए अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी रेगुलेशन बनाया जाता है इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग, तो वो एप्लीकेबल होगा। और इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ में, जिसमें से कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव और लद्दाख है, यहाँ पर इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जब प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी रेगुलेशन इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ की पीस के लिए बनाया जाता है, इनके प्रोग्रेस के लिए बनाया जाता है या फिर इनकी गुड गवर्नेंस के लिए बनाया जाता है। और स्टूडेंट, जिससे कि क्या हो, ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ये जो 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है और लद्दाख है, इसमें कहा गया है कि इसमें जो प्रेसिडेंट जो रेगुलेशन बनाते हैं इनको, इन यूनियन टेरिटरीज़ की पीस के लिए, इनकी प्रोग्रेस के लिए या इनकी गुड गवर्नेंस के लिए, तो वो जो रेगुलेशन प्रेसिडेंट के बनाए गए हैं, के द्वारा बनाए गए हैं, उनका जो फोर्स होता है और जो इनका इफ़ेक्ट होता है, इनका जो इन्फोर्समेंट है और जो इनका इफ़ेक्ट है, वो किसी भी जो कि ऐसे एक्ट के बराबर होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो। स्टूडेंट, कहने का मीन्स ये है कि जो ये 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस ही एप्लीकेबल होते हैं और उनको ही इन्फोर्स किया जाता है, उनको ही इफ़ेक्टिव किया जाता है। और जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए रेगुलेशन हैं इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग, उनकी पावर, उनका इन्फोर्समेंट और उनका जो इफ़ेक्ट है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी एक एक्ट के इक्वल ही होता है। मीन्स कि चाहे वो रेगुलेशन प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया गया हो या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा कि इन पर्टिकुलर जो ये 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन पर क्या है, इन पर केवल प्रेसिडेंट का रेगुलेशन ही एप्लीकेबल है और उसकी जो पावर होगी वो पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट के इक्वल ही मानी जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। और स्टूडेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट को इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग जो बनाया गया हो उसको रिपील कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ की पूरी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ के रेगुलेशन के रिगार्डिंग। अगर वो चाहे तो इनके लिए अगर कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया है इन 4 यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, तो उसको प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनको रिपील कर सकते हैं, उनको अमेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद ही जो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें हम गवर्नर की भी कुछ पावर्स को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसमें जो हमारे जो स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं उनको भी एम्पावर किया जाता है कि वो क्या कर सकें कि जो पार्लियामेंट है उनकी अगर उनके किसी भी जो लॉज हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज हैं वो किसी भी शेड्यूल एरिया में स्टेट के जो भी शेड्यूल एरिया हैं वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। या फिर अगर
उनको एप्लीकेबल बनाया भी जाएगा तो वहाँ के स्टेट गवर्नर के द्वारा कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ। स्टूडेंट बेसिकली इस पॉइंट में ये समझाया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं जो शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में, जो हमारे देश के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जिसमें कि 5th शेड्यूल में हम पढ़ते हैं कि जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए यहाँ पर गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि गवर्नर अगर चाहे तो वो किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट को, जो कि स्टेट किसी भी ऐसे स्टेट के किसी भी ऐसे एरिया में है जो कि शेड्यूल एरिया में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल 5 है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 6 है, उसके अंदर ये भी जो एरियाज़ आते हैं उनके लिए ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और इस चीज़ के लिए हमारे गवर्नर यानी उस स्टेट के जहाँ भी जो शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ के गवर्नर एम्पावर होते हैं कि वो चाहें तो उनको पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट को उन शेड्यूल एरियाज़ में एप्लीकेबल करें। अगर वो ना चाहें तो वो उन शेड्यूल एरिया में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल है उसमें जिनको मेंशन किया गया है, जो 6th शेड्यूल है उनमें जिनको मेंशन किया गया है, उनके जो शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पर उनको एप्लीकेबल ना किया जाए। और पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई एक्ट बनाया भी गया है तो उस पर क्या है, कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस करके या फिर उसमें कुछ एक्सेप्शंस लगा के गवर्नर इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड होते हैं कि तब उस पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए उस एक्ट को इन शेड्यूल एरियाज़ में एप्लीकेबल बनाया जा सकता है। बेसिकली स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे शेड्यूल एरियाज़ हैं, हमारे स्टेट्स के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में जो शेड्यूल एरियाज़ मेंशन्ड हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर गवर्नर इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड होते हैं कि अगर वो चाहें तो इन रेस्पेक्टिव शेड्यूल्ड एरियाज़ में जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट हैं उनको एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है। और अगर उनको एप्लीकेबल किया भी जाएगा इन शेड्यूल एरियाज़ में, इन ट्राइबल एरियाज़ में, तो उसमें भी गवर्नर के द्वारा कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस किए जा सकते हैं। उसके बाद ही गवर्नमेंट उनको उन शेड्यूल एरियाज़ में एप्लीकेबल बनाएंगे जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि जो हमारा 6th शेड्यूल है, जिसमें कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 4 स्टेट्स आते हैं और इनके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनसे रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में दिया गया है। तो स्टूडेंट इसमें जो गवर्नर हैं असम के, उनको ये पावर दी गई है कि वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो असम के गवर्नर हैं उनको इस चीज़ का राइट है कि वो चाहें तो अगर असम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो वहाँ के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर वहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट पास किया जाता है तो वो उसको एप्लीकेबल होने से रोक सकते हैं, उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, उसको वहाँ पर उसके फंक्शंस को वहाँ अप्लाई नहीं किया जाएगा, जो कि असम के ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो वहाँ के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। स्टूडेंट या फिर जो गवर्नर के आसाम के जो गवर्नर हैं वो इस चीज़ के लिए एम्पावर हैं कि वो जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जो कि ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं असम के, तो उनमें असम के गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नर हैं असम के, उनके द्वारा उन एक्ट्स में कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, उनमें कुछ एक्सेप्शंस किए जा सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को गवर्नर के द्वारा असम के ट्राइबल एरियाज़ में उसको एप्लीकेबल बनाया जा सकता है विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। उसके लिए क्या करेंगे, पहले
जो पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट अगर पास किया है उस ट्राइबल एरिया से रिलेटेड या फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, तो उस पर क्या करेंगे, जो असम के गवर्नर हैं वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे उस लॉ में, उसमें कुछ एक्सेप्शंस डाल देंगे या फिर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, और उसके बाद उसको असम के जो ट्राइबल एरिया हैं, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के लिए गवर्नर के द्वारा उसको एप्लीकेबल बनाया जाएगा। और स्टूडेंट, जो ये असम, मेघालय और जो साथ ही क्या हैं, जो मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जो क्या है, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर जो भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती हैं कि वो चाहें तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट को, किसी भी प्रोविज़न को वो ये जो मेघालय स्टेट है, जो त्रिपुरा स्टेट है, जो मिज़ोरम स्टेट है, वहाँ पर एप्लीकेबल होने से रोक सकते हैं। जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको एप्लीकेबल होने से रोका जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर अगर इनको एप्लीकेबल बनाया भी जाता है पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी एक्ट को, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे या फिर कुछ एक्सेप्शंस किए जाएंगे, या फिर उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तब प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उसको मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको एप्लीकेबल बना सकते हैं। जबकि स्टूडेंट, जो इसमें 6th शेड्यूल में अभी मैंने आपको बताया कि 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, जो कि क्या हैं, हमारी कंट्री के शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं। ट्राइबल एरियाज़ से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में दिया गया है, और उसमें असम स्टेट, मेघालय स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा स्टेट और मिज़ोरम स्टेट के ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट, इन 4 स्टेटों में से सबसे पहले हमने जो असम है, असम के जो गवर्नर हैं उनके बारे में पढ़ा कि अब असम के जो गवर्नर हैं वो इस चीज़ के लिए एम्पावर हैं कि असम का अगर कोई भी ट्राइबल एरिया है, कोई भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर अगर कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट को पास किया जाता है तो उसका जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो गवर्नर ऑफ असम के द्वारा उसको रोका जा सकता है, और उसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस या एक्सेप्शंस के थ्रू बाद में उसको असम का जो ट्राइबल एरिया है उसमें एप्लीकेबल बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट को। इस चीज़ के लिए असम के गवर्नर क्या हैं, वो टोटली एम्पावर्ड हैं अपने ट्राइबल एरियाज़ में, अपने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उनको एप्लीकेबल बनाना है या नहीं, इस डिसीज़न के लिए। स्टूडेंट, वहीं जब हमने 6th शेड्यूल की बात की तो हमने पहला स्टेट असम में जो पावर है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो गवर्नर के पास है। यहाँ पर पार्लियामेंट के एक्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। और स्टूडेंट, बाकी बचे हुए जो 3 स्टेट्स हैं जिनमें कि मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम आते हैं 6th शेड्यूल में, जो कि जहाँ पर जो भी ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो वहाँ पर क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फुल्ली इस पावर को एंजॉय करते हैं कि वो चाहें तो पार्लियामेंट के किसी भी द्वारा पास किए गए एक्ट को ये मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के ट्राइबल एरियाज़ में एप्लीकेबल होने से रोक सकते हैं, या फिर उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तभी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट, जो ये मेघालय है, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन तीनों स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज़ में, तब उसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करके ही उसको इन क्षेत्रों में, इन ट्राइबल एरियाज़ में एप्लीकेबल बनाया जा सकता है।
स्टूडेंट, ये हमने ऐसे एरियाज़ पढ़े जहाँ पर कि पार्लियामेंट के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, या फिर अगर एप्लीकेबल होते भी हैं तो वहाँ पर जो गवर्नर हैं या फिर जो प्रेसिडेंट हैं हमारे देश के, या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं, वो इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड होते हैं। बेसिकली ये ट्राइबल एरियाज़ से रिलेटेड जो एरियाज़ होते हैं, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहाँ के लिए ये कहा गया है कि वहाँ पर जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लेजिस्लेशन है, वो वहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो ये कुछ ऐसे सर्टेन एरियाज़ थे हमारी कंट्री के जहाँ पर कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट हैं उनको एप्लीकेबल नहीं बनाया जाता है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जाता है, या फिर उनको एप्लीकेबल बनाया भी जाता है तो उसके लिए कंसर्निंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि इन स्टेट्स में जैसे गवर्नर हो सकता है, या फिर कुछ अभी हमने 4 यूनियन टेरिटरीज़ की बात की थी। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जा रहा था। और वैसे ही हमने ये 6th शेड्यूल के जो सब्जेक्ट हमने पढ़े, 6th शेड्यूल में जो 3 स्टेट थे, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इसमें क्या है, अगर कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्ट पास किया जाता है तो उसमें क्या है, उसमें उसको एप्लीकेबल बनाया जाना है इन ट्राइबल एरियाज़ में या नहीं, ये सब जो जुरिस्डिक्शन है, ये सब जो डिसीज़न है वो प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट को इस चीज़ का राइट है, प्रेसिडेंट इस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट हैं कि वो चाहें तो इनको एप्लीकेबल बनाएं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को, या फिर इन सर्टेन एरियाज़ में उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएं या फिर उसको एप्लीकेबल ना होने दें। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। इस लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले कि जो पार्लियामेंट है और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में अपने लॉज को बनाने के लिए, अपने लेजिस्लेशन को बनाने के लिए फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। स्टूडेंट, उसके बाद इसमें हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैटर्स पर भी लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। और स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको नीरव मोदी का एग्जाम्पल दिया, या फिर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाला पर्सन जो कि हमारी कंट्री से फाइनेंशियल फ्रॉड करके किसी अदर कंट्री में चला जाता है, तो उसके लिए अगर कोई भी प्रोसेसिंग हमारी पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है जो कि किसी फॉरेन कंट्री में चला जाता है, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। और साथ ही जितने भी हमारे इंडियन सिटीज़न हैं वो अगर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में रहते हैं तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगी। ये चीज़ क्या है, ये भी हमारी पार्लियामेंट की जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है उसको दिखाती है। स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर पार्लियामेंट के लॉज को एप्लीकेबल नहीं बनाया जा सकता है, जहाँ पर केवल प्रेसिडेंट या गवर्नर्स ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फुल्ली पावरफुल होते हैं। स्टूडेंट, इसको हमने पढ़ा कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, सेंट्रल में हमने पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन की बात की, और स्टेट लेजिस्लेशन में हमने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके बारे में यहाँ पर बात की कि वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसके द्वारा स्टेट से रिलेटेड लॉज को पास किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, जो हमारी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि बेसिकली जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। और अपने इस लेक्चर में हमने जो पहला पिलर था उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, इसको अपने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ रिलेशन है, सेंटर और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव रिलेशन हैं उसको स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने
इस चीज़ को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट वैसे पढ़ चुके हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट हैं इसमें क्या होता है, यूनियन लिस्ट पढ़ेंगे और जो कंकरेंट लिस्ट है उसको पढ़ेंगे, स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको अलग अलग लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लॉज को बनाने की उनको राइट होता है, उनको इंडिपेंडेंस होती है अपने रेस्पेक्टिव फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में लॉज का फॉर्मेशन करने की। और स्टूडेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल इसको स्टडी करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।